Hello and welcome to Officer Bitia. We're discussing daily current affairs and analysis. तो let's begin with the discussion for 24th of January. शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ. देखते हैं आज कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. सो द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन सेफ्टी बिल. तो अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक सेफ्टी बिल निकाला है जो कि 23 जनवरी से इफेक्ट में भी आ गया है. देखेंगे इस बिल के क्या प्रोविजंस हैं एंड ये कैसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार क्या होता है हम मेंस के एग्जाम आता है एंड वी डोंट हैव एनी रेफरेंस टू राइट इट. सो आपके लिए ये एक एग्जांपल होगा. अगर मेंस में कोई भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तब वहाँ पर आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हो. अगर हमें ऑनलाइन जो सोशल मीडिया है या उसको रेगुलेट करना है, कैसे हमारी जो एक्टिविटीज़ हो रही है ऑनलाइन उनको रेगुलेट करना है, तो आप इस पर्टिकुलर बिल का एग्जाम्पल दे सकते हो. हाइलाइट्स देखते हैं इस बिल के मेजर प्रोविजंस क्या हैं, ये कैसे इंपॉर्टेंट होगा. जो ये एक्ट है ये अलाउ करेगा कोई भी एडल्ट है अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को ऑनलाइन बुली का फेस करना पड़ रहा है, उसका सामना करना पड़ रहा है, तो वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं केसेस को. इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद जो ई सेफ्टी कमिश्नर है उनको अपॉइंट किया जाएगा. उनको पावर दी जाएगी कि कैसे वो सोशल मीडिया को एम्पावर करे, वेबसाइट्स को एम्पावर की कि अगर कोई भी बुली से रिलेटेड कंटेंट है तो आप उसको हटा दें वहाँ से. और ये जो कंटेंट है ई कमिश्नर के ऑर्डर के 24 आवर्स के बाद हट जाना चाहिए. अगर नहीं होता तब उस केस में उनको फ़ाइन पे करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. दैट विल बी अप टू $55,000. तो इतनी ज़्यादा पेनल्टी का यहाँ पर प्रोविज़न दिया गया है जो कि उन पर्सनस के लिए होगा जिन्होंने सोशल मीडिया पर एब्यूजिव कंटेंट डाला है रिगार्डिंग अडल्ट्स. अब पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी बुलिंग की. जो लॉ है वो डिफ़ाइन करता है कि बुलिंग बेसिकली है कि हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे. बेसिकली ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है. जैसे भी अभी साइबर लॉज चल रहे हैं कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, उससे बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन वाइड डेफिनेशन है बुलिंग की. इसका जो टाइम फ्रेम है बुलिंग कंटेंट का वो अभी 24 आवर्स तक रहा है, लेकिन अब इसको पहले 48 आवर्स था अभी, लेकिन अब इसको 24 आवर्स तक रिड्यूस कर दिया है. यहाँ पर बुलिंग को एड्रेस किया जा रहा है एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट. तो बुलिंग बेसिकली एक ऐसा एक्ट होता है जहाँ पर आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो, किसी को डिमीन कर रहे हो, किसी के बारे में गलत बोल रहे हो और वायलेंस वहाँ पर स्प्रेड कर रहे हो. अभी इम्प्लीमेंट कौन करेगा लो. ई सेफ्टी कमिश्नर जो अपॉइंट किए गए हैं वही इस पर्टिकुलर एक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे. रिस्पॉन्सिबल होंगे कैसे, जो कंप्लेंट्स है उनको सुपरवाइज करनी है. अगर बाई चांस कोई भी इमेजेस शो हो रही हैं जो भी अपलोडेड है इंटरनेट पर, उनके रिगार्डिंग कोई ऑब्जेक्शन है या वो विदाउट कंसेंट अपलोड किया गया है तो उसके रिलेटेड कंप्लेंट्स भी वो देखेंगे. जितना भी ऑनलाइन कंटेंट है उसको मैनेज करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे विद द एक्टिविटीज़ ऑफ कॉमनवेल्थ डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज एंड अथॉरिटीज़. जो भी ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न के खिलाफ जा रहा है उनके बेसिकली राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी. उनके राइट के अगेंस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं होएगी, इसका ध्यान भी रखेगी. अगर जैसे ही कंप्लेंट वहाँ पर फाइल होती है तब जो ई सेफ्टी कमिश्नर है उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया सर्विस के अगेंस्ट या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है या डेजिग्नेटेड इंटरनेट सर्विस है उनके अगेंस्ट वो कंप्लेंट फाइल कर लेंगे और बाद में उनको एक रिमूवल नोटिस भी सेंड किया जाएगा, जिसके बाद उनको 24 आवर्स के अंदर वो पर्टिकुलर कंटेंट को नेट से हटाना पड़ेगा. सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रिक्ट प्रोविजंस जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अब लेकर आई है. बाद में जो कंप्लेंट होगी उसको सर्विस प्रोवाइडर को सेंड भी किया जाएगा कि आपकी पर्टिकुलर साइट्स पर अब्यूजिव कंटेंट डाला गया है, और या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन को ही ट्रैक कर लिया जाएगा जिसने वो साइबर बुलिंग या अब्यूज़ मटेरियल अपलोड किया है. बाद में उसके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा. और जो पर्सन या प्रोवाइडर होगा उसको बोला जाएगा कि आप साइबर बुलिंग मटेरियल पेस्ट करने से, वहाँ पर पोस्ट करने से रिफ्रेन करें, वहाँ पर नहीं डालें. और अगर आपने डाल लिया है या फिर गलती से अपलोड हो गया तो आपको अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू पे अ फाइन ऑफ $55,000. तो बी सेफ्टी कमिश्नर के बारे में देखते हैं जो कि मेजर पर्सन है जिनका मेन रोल यहाँ पर दिया गया है. जो जुएल एमिनेट ग्रांट है ये करंट ई सेफ्टी कमिश्नर है. इन्होंने अपने 20 साल पब्लिक सेफ्टी पॉलिसी में काम करते हुए बिता दिए हैं. एंड बेसिकली इनका जो रोल है, इनका कंट्रीब्यूशन रहा है ट्विटर, अडोब एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में. इन्होंने यूएस कांग्रेस के साथ भी काम किया है. सो ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन जिनको ई सेफ्टी कमिश्नर अपॉइंट किया है. नेक्स्ट इज़ अबाउट पराक्रम दिवस. तो जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे उनका 25th एनिवर्सरी था.
तो ये जो हमने पराक्रम दिवस क्यों बोलते हैं इसको, हम या तो करेज डे भी बोलते हैं, क्योंकि इनके करेज की वजह से ही इंडिया को फ्रीडम मिली थी। जो ब्रिटिशर्स थे वो भी कहीं ना कहीं इनसे इफ़ेक्ट होकर ही भारत को छोड़कर गए थे। एंड हमने लास्ट ईयर ही 2021 में ही डिसाइड किया था कि हम 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाए करेंगे। वील सेलिब्रेट 23 जनवरी एज अ पराक्रम दिवस। अब बेसिकली क्या होगा इस दिवस पर, इस डे पर, यहाँ पर जो भी हमारे नेताजी थे उनका याद किया जाएगा, उनका जो कंट्रीब्यूशन था कि कैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स को भगाया इंडिया से, अपनी आज़ाद हिंद फौज भी उन्होंने बनाई थी, इस्टेब्लिश किया था इंडिया में ही नहीं इंडिया के बाहर, ताकि उन्होंने इंडिया के जो बाहर प्रिजनर्स थे उनको इकट्ठा किया, काफ़ी सारे रूट किए, जर्मनी में गए, जापान में गए, इंडोनेशिया में गए, वहाँ पर अपनी आज़ाद हिंद फौज बनाई और लोगों को इकट्ठा किया, फिर बाद में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उनको लेकर आए। तो इसी वजह से उनकी इस करेज की वजह से कि कैसे उनके बाहुबल की वजह से ही जो ब्रिटिशर्स हैं वो डर कर भारत छोड़कर चले गए, तो इसलिए 23 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस एवरी ईयर। यहाँ पर बेसिकली इस दिन में जो लोग हैं इंडिया के और जो स्पेशली यूथ है उनको बहादुरी के बारे में, जो भी उनका ब्रेवरी था उनके बारे में बताया जाता है, बच्चों को बताया जाता है। एंड ऑल्सो ये भी कहा जाता है कि हर एक पर्सन के अंदर पैट्रियोटिक स्पिरिट होनी चाहिए, कि अगर कोई कंट्री के अगेंस्ट कोई भी वॉर हो रहा है तो सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज देश नायक दिवस। जो तृणमूल कांग्रेस थे उन्होंने नेताजी बर्थ एनिवर्सरी को देश नायक दिवस सेलिब्रेट करने को बोला है। अब देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का थोड़ा सा बैकग्राउंड। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनका जो बर्थ था दैट वाज इन कटक, दैट इज़ इन ओडिशा, ऑन 23 जनवरी, एंड ही वाज बोर्न टू जनाकीनाथ बोस एंड प्रभाती दत्त। इनको प्यार से लोग जो इंडियन कांग्रेस के मेंबर्स थे प्यार से नेताजी बोलते थे बिकॉज ऑफ हिज इमेज, एंड बाद में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड फेमस लीडर बन गए थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया था, दैट इज़ आज़ाद हिंद फौज। एंड जो यूथ विंग था बेसिकली ये यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे क्योंकि थोड़े रेडिकल व्यू पॉइंट के थे, जिस वजह से इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेट लिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में के। ही वॉज ऑल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ INC बिटवीन 1938 टू 1939। एक साल ये प्रेसिडेंट रहे, लेकिन बाद में इन्होंने 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक इस्टेब्लिश कर लिया था, जहाँ पर ये कांग्रेस से अलग हो गए थे और इन्होंने अपने तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर दिया था। बिकॉज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे कि हम वायलेंट स्ट्रगल में आए, लेकिन नेताजी का मानना था कि जब तक हम वायलेंट स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक ब्रिटिशर्स यहाँ से जाएंगे भी नहीं। अब देखते हैं इनकी डेथ कैसे हुई थी। जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है इनकी डेथ को लेकर, क्योंकि जो गवर्नमेंट रिपोर्ट है वो बोलती है कि इनका जब प्लेन क्रैश हुआ था ताइवान में उसके बाद इनकी डेथ हुई है, उसमें ही इनकी डेथ हुई है। लेकिन जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं वो कुछ और कहती हैं, जो पब्लिक ओपिनियन है वो कुछ और आता है। लेकिन जो वाइडली हम मानते हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई वो 18 अगस्त को ही 1945 में इन एयर क्रैश इन ताइवान। तो यहाँ पर इनकी जो डेथ के बारे में भी कोई सबूत नहीं है कि कैसे हुआ है, या ब्रिटिशर्स ने इनको मारा है या किसने इनको मारा है, ये अभी भी मिस्ट्री ही बना हुआ है। नेक्स्ट इज अबाउट बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट अभी आई है, नीति आयोग ने पब्लिश किया है। उन्होंने बोला है कि कैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कंट्री में फेज्ड मैनर में निकाल सकते हैं, एंड इससे जो RBI का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसमें भी कंट्रीब्यूट मिलेगा, क्योंकि जो फाइनेंसिंग मार्केट की अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो भी हर साल बढ़ती जा रही है। तो भी एक अंदाज़ा है हमारे पास, एक एस्टिमेट है कि बाय 2025 जो फाइनेंशियल मार्केट है दैट विल राइज अप टू 40,000 करोड़, एंड बाय 2020 इट विल इंक्रीज टू ₹3.7 लाख करोड़। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो मार्केट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो बढ़ने की एस्टिमेशन बताया जा रहा है। तो इसलिए नीति आयोग कह रहे हैं कि आप फेज्ड मैनर में RBI लोन प्रोवाइड करना शुरू करें ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना शुरू कर दें। अब रिपोर्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो ये रिपोर्ट है वो कहती है कि जो RBI है उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, एंड जो 5 साल तक का एक फ्रेमवर्क बना लेना चाहिए जिसमें हम बता सकें कि कैसे विदिन 5 ईयर्स हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स को या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फेज्ड मैनर में निकालना है। ये भी कहा गया है कि हमें जो स्टेक होल्डर एक्सेप्टेबिलिटी है उसको ध्यान देना है, टेक्नो इकोनॉमिक वेयाबिलिटी है उस पर ध्यान देना है, स्केलेबिलिटी
जनरल पोटेंशियल, लाइवलीहुड, सोशो इकोनॉमिक पोटेंशियल। तो इन सब के बारे में एक तरह से डाटा प्रिपेयर करना है, सो दैट वी गेट टू नो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने में, मार्केट में क्या चल रहा है, एंड अगर आरबीआई इफेक्टिव रेट पे लोन भी दे रही है प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर, तब वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। जो रिपोर्ट है वो बेसिकली 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स एंड इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स पर फोकस ज़्यादा कर रही है। ये भी कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उनको स्ट्रेस किया गया है, सजेस्ट किया गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में इसको एक एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर भी बना दिया जाए। जो अदर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में काम करने के लिए बात किया है कि एक मेजर सेक्टर हो सकता है, एंड यहाँ पर हमारी फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ दिखती है, हमारी इकोनॉमी मार्केट भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ इश्यूज देखते हैं जो भी इश्यूज चल रहे हैं। जो बायर्स हैं अभी कम रेट पर इंटरेस्ट नहीं ले सकते क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, काफ़ी सारी दिक्कत आती है लोन्स में, फिर रीपेमेंट में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट अभी भी इतनी ज़्यादा ट्रैप नहीं हुई है। क्योंकि जो बैंकर्स हैं वो भी वरीड है कि कैसे जो रीसेल होगा इन प्रोडक्ट्स का और प्रोडक्ट क्वालिटी है वो कैसा होगा, इसके बारे में अभी एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। अभी आशंका ही बनी हुई है, कोई क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से भी। इवन जो मार्केट वैल्यू है वो भी अभी बहुत कम चल रही है। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं कि अगर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दिया तो जो इंडिया का टारगेट है कि हमें जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, हमारा जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा और इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो झुकाव है वो भी बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड इंडिया का जो 2070 गोल है क्लाइमेट चेंज को लेकर वो भी अचीव हो जाएगा। अब हम बार बार बोल रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स को एज अ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कैटेगराइज करती है, जहां पर हर एक सेक्टर को बता दिया जाता है कि कुछ पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन, या जैसे गवर्नमेंट ने बताया कि 40% जो लोन है वो एग्रीकल्चर को जाने चाहिए, तो इट इज़ कंपल्सरी कि एवरी बैंक हैज़ टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेशो, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को 40% लोन दिया जाए ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके। तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर में डाल देती है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है सेक्टर हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, एंड ये बेसिकली आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रेफर करते हैं। कुछ सेक्टर्स जहाँ पर हाई प्रायोरिटी रहती है इन टर्म्स ऑफ कैसे रहता है, कैसे हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, उनको फंड्स जल्दी मिल जाता है, फंड्स एलोकेशन में हेल्प होती है, स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प होती है, एंड कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क है वहाँ पर भी उनको हेल्प मिल जाती है, इसलिए हम उसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बोलते हैं। अब कैसे ये सजेशन हेल्प करेगा कि हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको बूस्ट मिले? अगर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डाल दिया तो ऑब्वियसली बेटर क्रेडिट पेनिट्रेशन होगा, जो हमारे लोग हैं वो जल्दी से जल्दी बहुत स्पीडली लोन लेंगे। अगर कम इंटरेस्ट पर मिल रहा है, हमें अच्छे लोन मिल रहा है, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाएं, बिकॉज पेट्रोल एंड डीजल के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। इवन जो लेंडिंग है स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ में वो भी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कंट्री में बढ़ जाएगी। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अब गवर्नमेंट बहुत सीरियस होकर ध्यान दे रही है कि हमें इस पर काम करना है और जो हमारी कंट्री है उसको ग्रोथ करवाना है। सो दिस इज़ अबाउट योर नीति आयोग रिपोर्ट। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट साउथ बंगाल एलिफेंट कॉरिडोर्स। तो बेसिकली क्या होता है, पहले हम बात करते हैं कि एलिफेंट कॉरिडोर्स होते क्या हैं। एलिफेंट कॉरिडोर्स, कुछ हम कॉरिडोर्स बनाते हैं वो स्पेसिफिकली एलिफेंट्स के लिए होते हैं या फिर कोई भी वाइल्ड लाइफ के लिए होती हैं, ताकि जो एलिफेंट्स हैं उनका ईजिली पैसेज हो सके, अगर वो वाइल्ड लाइफ में हैं या फिर अगर उसके बीच में से रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, उनको एक तरह से अपना रास्ता बना दिया जाता है, कॉरिडोर बना दिया जाता है जहाँ से एलिफेंट्स ही पास करेंगे, वहाँ पर ह्यूमन का इंटरवेंशन बहुत कम होगा। तो इसीलिए एक तरह से एलिफेंट के बचाव के लिए वी आर मेकिंग एलिफेंट कॉरिडोर्स, एंड हमने काफ़ी सारे कॉरिडोर्स भी बनाए हैं कंट्री में, ताकि जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल है इनका कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। क्योंकि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेथ्स होती है ह्यूमंस की भी एलिफेंट्स की भी, ताकि इसको कम किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट कॉरिडोर्स बनाती है। अब कुछ हाईलाइट्स देखते हैं, यहाँ पे डाटा गिवन है कितने एलिफेंट्स या कितने ह्यूमंस की डेथ हुई है ड्यू टू एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है एनिमल एंड ह्यूमन के बीच में तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है। क्योंकि 21 लास्ट नवंबर में 50 एलिफेंट्स जो थे, 50 एलिफेंट्स के अराउंड, वो बुडवान टाउन के पास आ गए थे, उसके 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर आ गए थे, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स करने पड़े, ताकि जो ग्राम पंचायत थी उनको बताया गया कि यहाँ पर आप ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसलिए
ह्यूमंस को एलिफेंट के एरिया में एंड एलिफेंट को ह्यूमंस के एरिया में आने से बचना चाहिए। यहाँ पर कुछ डाटा गिवन है कि कैसे 2014 एंड 2019 के बीच में 2381 ह्यूमन डेथ्स हुई हैं बिकॉज ऑफ एलिफेंट अटैक्स एंड इसमें से 403 रिपोर्टेड हैं बेसिकली फ्रॉम वेस्ट बंगाल से, जो कि 16% को कैलकुलेट करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी डेथ वेस्ट बंगाल से हो रही है, जहाँ पर सिर्फ 3% एलिफेंट पॉपुलेशन है, इससे भी कम पॉपुलेशन है। एंड यहाँ पर जो रिकॉर्ड है, यहाँ पर हाई डेथ काउंट ऑफ पैचोडर्म्स है इन कॉन्फ्लिक्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, जबकि एलिफेंट की पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत कम है। अब बात करते हैं रिस्टोरेशन ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स। जो अगर हम ह्यूमन एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम कर दे, तब हमारे जो प्रिजर्वेशन है वो इकोलॉजी का भी हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ का भी हो जाएगा और ह्यूमंस का भी हो जाएगा। इसलिए जो वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एक्सपर्ट्स हैं वो कोशिश करते हैं रिस्टोर कर सके एलिफेंट कॉरिडोर्स की इन साउथ बंगाल रीजन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, क्यों एलिफेंट अपने एरिया से निकलते हैं? क्योंकि हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फॉरेस्ट से बाहर आएंगे, जहाँ पर हमने अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया है, तो इस वजह से वो अब अपने एरिया से बाहर आएंगे और ह्यूमन टाउन्स में वो एंटर कर रहे हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में, जैसे कि कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। एक इकोलॉजिस्ट थे उत्तरायण वाइल्ड लाइफ दिया बैनर्जी, उन्होंने 5 ईयर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट भी लीड किया है फ्रॉम उत्तरायण वाइल्ड लाइफ, जहाँ पर एक बैलेंस इकोसिस्टम बनाने की बात कर रही है ताकि ह्यूमन और एनिमल एक साथ रह सकें। एंड अगर हम ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी पार्ट है, जहाँ पर हमने बताया है कि ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आती है ताकि कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं ताकि ह्यूमन एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो सके। इससे एलिफेंट का भी नुकसान होता है, हमारी वाइल्ड लाइफ का भी नुकसान हो रहा है और ह्यूमंस का भी नुकसान हो रहा है। अब देखते हैं कि एलिफेंट कॉरिडोर होता क्या है। वो एक तरह से एक छोटा नैरो स्ट्रीप लैंड होता है जहाँ पर 2 लार्ज एलिमेंट हैबिटेट्स को कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जो एलिफेंट की फैटिलिटी है, उनकी डेथ है, वो कम हो सके, क्योंकि एक्सीडेंट के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं या कोई और रीज़न की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कई बार पावर के कांटेक्ट में आ जाते हैं एलिफेंट, जिन वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से भी इट इज़ मैंडेटरी कि हमें एलिमेंट फर्टिलिटी को कम करना है। और जो फ्रेगमेंटेशन है फॉरेस्ट को, वहाँ पर हम कॉरिडोर बना देते हैं ताकि जो कॉरिडोर्स हैं, माइग्रेटरी कॉरिडोर्स हैं, उनको हम प्रिजर्व कर सकें। अब हमें ज़रूरत क्यों है एलिफेंट कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने की या बचाने की? क्योंकि जो मूवमेंट है एलिफेंट की, वो उनकी पॉपुलेशन को भी तो स्टेबल करेगा, तभी वो जेनेटिकली वाइल भी रहेंगे, तभी आगे फ्यूचर जनरेशन्स भी होंगी उनकी। इसलिए एलिफेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम फॉरेस्ट को दोबारा से उगाएं और जो स्पीशीज़ हैं जो डिपेंडेंट है उनको अपनी इकोलॉजिकली हैबिटेट उनको वापस दें। एक डाटा के मुताबिक अराउंड 40% जो एलिफेंट्स है वो एलिफेंट रिजर्व्स हैं वो वनरेबल हैं, क्योंकि वो किसी भी प्रोटेक्टेड पार्क या सेंचुरी में नहीं आते, जिस वजह से वहाँ पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर एनिमल फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन एलिफेंट कॉरिडोर्स, ताकि एलिफेंट्स अपने एरिया में रहे, अपने जो नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, उसमें रहे और ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में ना आए। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि दोनों अपने अपने एरियाज़ में रहें और एक दूसरे के एरिया में इंटरेक्ट ना करें, इंटरवेन ना करें। तो दिस इज़ अ रिपोर्ट जहाँ पर बताया जा रहा है कि डेडली पैसेज बनाया जा रहा है। सेंट्रल इंडिया में 25 हैं, साउथ इंडिया में 28 है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में 23 है एंड नॉर्थन बंगाल में भी है 23 पैसेजेस। एलिफेंट कॉरिडोर्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजर हैबिटेशन है, तो यहाँ पर दीज आर द एलिफेंट एरियाज़। आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा है बंगाल में, देन उसके बाद तमिलनाडु, देन उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। So this is the data, you can just pause the video and get through it. 29% जो हमारे एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उन पर इंक्रोचमेंट होती है, वहाँ पर ह्यूमंस जाते हैं एंड 60% कॉरिडोर्स है जहाँ पर हाईवे भी पास करते हैं। तो मेजर इशू तो यही आता है ना, क्योंकि हम एलिफेंट कॉरिडोर्स बना रहे हैं और बीच में ही वहीं से हाईवे भी निकाल रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट होंगे और एलिफेंट का नुकसान होगा। एंड 22 ऐसे कॉरिडोर्स है जहाँ से रेलवे लाइन्स भी जा रही हैं एंड
4 ऐसे कॉरिडोर है जहाँ से अभी नई रेलवे लाइंस हमने लगाई भी है। तो जब हमें पता है कि वहाँ पर एलिफेंट कॉरिडोर है, हमारा वाइल्ड लाइफ रहता है, तो हम वहाँ पर क्यों ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, एंड फिर हम एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की भी बात करते हैं, तो फिर एक कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट नीड्स टू थिंक वाइजली बिफोर लेइंग एनी रेल रोड्स और हाईवेज। ऑलराइट, सो यू जस्ट हैव द डाटा, आप इस डाटा को नोट डाउन कर सकते हो, मेक योर ओन नोट्स। एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी ने इस टॉपिक पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे हैं, बहुत बार पूछे हैं, इवन प्रीलिम्स में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। सो यू शुड नो द डाटा, जस्ट राइट इट डाउन एंड मेक योर नोट्स. So thank you very much. Thank you for watching today's session. I hope you like it. If you have any doubt, do let us know in the comment section. So thank you and all the best.